अस्सलामुअलैकुम। आज हम उर्दू ज़बान के एक अहम मौजू हिंद आर्य की तारीख़ पढ़ेंगे। ये मौजू इम्तिहान के नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। आज हम जानेंगे उर्दू ज़बान का आगाज़ कैसे हुआ, उर्दू लफ्ज़ कहाँ से आया, उर्दू लफ्ज़ के मायने क्या हैं, उर्दू किन ज़बानों के मिलाप से बनी और हिंद आर्य की तारीख़ क्या है। सबसे पहले हम उर्दू लफ्ज़ के मायने जानते हैं। तो उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू के मायने हैं लश्कर या फ़ौज। यानी उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने क्या है? लश्कर या फ़ौज के। उर्दू का आगाज़ हिंदुस्तान में ही हुआ है। उर्दू लफ्ज़ का सबसे पहले ज़िक्र मुग़लिया बादशाह बाबर ने किया है। बाबरनामा में उर्दू लफ्ज़ का जिक्र किया गया है। किसमें? बाबरनामा में। और किसने किया है? बाबर ने किया है। लेकिन बाकायदा तौर पर उर्दू का इस्तेमाल ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी ने, किसने? मसहफ़ी ने किया है। कब किया है? 1750 में किया है। उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा 1832 में मिला है। उससे पहले सरकारी ज़बान कौन सी थी? फ़ारसी थी। 1832 में उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा मिला। उससे पहले सरकारी ज़बान फ़ारसी थी। ज़बान किसे कहते हैं? अब सवाल आता है कि ज़बान क्या होती है? ज़बान किसे कहते हैं? हम अपने ख़यालात, जज्बात और मालूमात दूसरों तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करने में लाते हैं, उसे ही ज़बान कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ज़बान आवाज़ और अल्फाज का मजमूआ है। ज़बान हमारे एहसासात, जज्बात और ख़यालात को अदा करने का एक वसीला है। माहिर लिसानियात ने दुनिया की तमाम ज़बानों को मुख्तलिफ़ 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है। यानी दुनिया की जितनी भी ज़बानें हैं उनको 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है, यानी बांट दिया है। वो 8 ख़ानदान कौन कौन से हैं? पहला है सामी, जिससे अरबी और फ़ारसी। दूसरा है हिंदचीनी। तीसरा है दरावड़ी। चौथा है मुंडा। पाँचवा है अफ्रीका की बातू। छठा है अमरीकी। सातवां है मलयाई। आठवां है हिंद यूरोपी, हिंद ईरानी, हिंद आर्याई। यानी कि हिंद यूरोपी को हिंद ईरानी के नाम से भी जानते हैं, हिंद आर्याई के नाम से भी जानते हैं। उर्दू हिंद आर्याई ख़ानदान की ज़बान है। अब उर्दू कौन सी ख़ानदान की ज़बान है? इन 8 ख़ानदानों में से उर्दू हिंद आर्याई ख़ानदान की ज़बान है। उर्दू और हिंदी का जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ है वो हिंद यूरोपी है। आर्यों की आमद कब और कैसे हुई? यानी कि जो आर्य थे वो आमद कैसे हुई और कब हुई? यानी वो हिंदुस्तान में कब आए और कैसे आए? आर्यों का वतन वस्ती एशिया में तलाश करना चाहिए, यानी सेंट्रल एशिया में तलाश करना चाहिए। किसने कहा? ये किसका कौल है? नसीरुद्दीन अहमद खान का कौल है। तारीख़ ज़बान उर्दू। आर्य हिंद यूरोपी ज़बान बोलते थे। यानी आर्य कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? तो हिंद यूरोपी ज़बान बोलते थे, जो मशरिकी और मगरबी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। यानी जो हिंद यूरोपी ज़बान थी वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, पहला मशरिकी, दूसरा मगरबी। हिंदुस्तान में आर्यों का दाखिले की तारीख 1500 कब्ल मसीह मुकर्रर की जा सकती है। काफ मीम यानी कब्ल मसीह। तो हिंदुस्तान में आर्य कब आए थे? तो 1500 कब्ल मसीह आए थे। मसूद हुसैन खान ने ये बात किस में कही है? अपनी किताब मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू में कही है। और मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू कब शाये हुई? 1948 में। और ये कहाँ से शाये हुई? दिल्ली से शाये हुई। माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तिक़ा को 3 अदवार में तकसीम किया है। अब हिंद आर्याई ज़बानों को, यानी जिसको हम हिंद यूरोपी भी कहते हैं, हिंद ईरानी भी कहते हैं, उसको कितने अदवार में तकसीम किया है, यानी कितने हिस्सों में तकसीम किया है? उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला है कदीम हिंद आर्याई, दूसरा है वस्ता हिंद आर्याई, तीसरा है जदीद हिंद आर्याई। सबसे पहले देखते हैं कदीम हिंद आर्याई किसे कहते हैं, यानी इसका दौर कब से कब तक है? तो कदीम हिंद आर्याई कहते हैं। कदीम हिंद आर्याई दौर 1500 कब्ल मसीह तक शुमार किया जाता है। हिंद आर्याई का पहला नमूना हमें ऋग्वेद 1000 कब्ल मसीह से कब्ल की शक्ल में मिलता है, जिसमें 5 मंजिलें शामिल हैं। अब हिंद आर्याई जो है उसमें कदीम हिंद आर्याई जो है, कदीम हिंद आर्याई का जो ज़माना है वो कब से कब तक मिलता है? तो 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह तक मिलता है। जिसमें कितनी मंजिलें हैं? जिसमें 5 मंजिल शामिल हैं। पहला है वैदिक मंजिल। वैदिक मंजिल में क्या क्या आता है? वैदिक मंजिल में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद आते हैं, यानी संस्कृत मज़हब की बात होती है। यानी कि इसमें क्या है? सारे वेद आते हैं। वैदिक मंजिल में वेदों की बात की जाती है। दूसरा है अहद पाणिनि की मंजिल। अब अहद पाणिनि में क्या होता है? इस अहद में पाणिनि के अष्टाध्यायी,
ये एक तसनीफ़ है पाणिनि की। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। और पतंजलि किसने लिखी है? महाभाष्य ने लिखी गई हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है रज़्मिया मंजिल। रज़्मिया मंजिल जिसको अब्बी मंजिल भी कहा जाता है, इसी में महाभारत भी लिखी गई है। चौथा है दीनवी मंजिल। इस दौर में संस्कृत सरकारी ज़बान बन जाती है और इसका ताल्लुक मज़हब से मुनक़ता हो जाता है। पाँचवा है टकसाली मंजिल। इस अहद में संस्कृत कवायद नवेसियों की पाबंद होकर ख़ुद को महदूद व महसूर कर लेती है। संस्कृत अपने इस मरहले यानी कदीम हिंद आर्य के दौर में 3 मुख्तलिफ मायरों की बताती जा रही है। यानी कितने अदवार में तकसीम किया है इसको? 3 में। ज्ञानचंद जैन ने कदीम हिंद आर्याई को 2 अदवार में तकसीम किया है। अब जो ज्ञानचंद जैन है उन्होंने कितने अदवार में तकसीम किया है इसको? 2 अदवार में। पहला है वैदिक संस्कृत, दूसरा है क्लासिकल संस्कृत। रामायण के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? यानी जो तसनीफ़ है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है महर्षि वाल्मीकि जी ने। महाभारत के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? महाभारत लिखी है महर्षि वेदव्यास जी ने। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? वुस्ता हिंद आर्याई। पहला था कदीम हिंद आर्याई, दूसरा है वुस्ता हिंद आर्याई। वुस्ता हिंद आर्याई का ज़माना कब से कब तक है? तो वुस्ता हिंद आर्याई 500 कब्ल मसीह 1000 तक का ज़माना है। वुस्ता हिंद आर्याई 3 अदवार में तकसीम किया है। अब इसको कितने अदवार में तकसीम किया है? इसको 3 अदवार में तकसीम किया है। पहला देखते हैं। पहला दौर कब्ल मसीह से मसीह सन शुरू होने से पहले तक का ज़माना है, यानी कि 500 से 100 ईस्वी तक, यानी 1 ईस्वी तक। इस दौर में पाली अवाम की मकबूल ज़बान रही, जिसमें जैन मत और बुद्ध मत की तालीमात मिलती है पहले दौर में। दूसरा दौर मसीही सन से की इब्तिदा से 500 तक का शुमार किया जाता है और तीसरा दौर 500 से 1000 तक माना गया है, जिसको अपभ्रंश का दौर कहा जाता है। अपभ्रंश का दौर किसको कहा जाता है? तो तीसरे दौर को कहा जाता है। पहली प्राकृत। ये अहद दरअसल प्राकृत के आगाज़ और इर्तिका का अहद है। प्राकृत के मायने क्या हैं? फितरी ज़बान के हैं। अवाम का मुहावरा या अवाम की बोली टोली को पहली प्राकृत कहा गया है, जो टकसाली संस्कृत से मुख्तलिफ थी। प्राकृत के सबसे कदीम नमूने कहाँ मिलते हैं? तो बुद्ध और जैनियों की मजहबी किताबों या फिर अशोक की लाटों पर कुंदा किए हुए मिलते हैं। अशोक ने कलिंग की जंग फतह की थी, जिसकी राजधानी तौसली थी। कलिंग की राजधानी क्या थी? तौसली थी। अशोक की कलिंग की जंग 261 कब्ल मसीह सल्तनत मौर्य के अजीम बादशाह अशोक आज़म और कलिंग मौजूदा उड़ीसा के दरमियान लड़ी गई थी। खून की होली और शदीद तबाही देखकर अशोक का दिल दहल गया, जिसके बाद उसने हमेशा के लिए जंग तर्क करके बुद्ध मत को कबूल कर लिया। तारीख़ है 261 कब्ल मसीह। तख्त नशीनी 8वीं साल, यानी 8वीं साल में तख्त नशी हो गए। इस भयानक जंग में लगभग 1 लाख अफराद हलाक और 1.5 लाख के करीब ज़ख्मी या बेघर हुए। मसूद हुसैन खान के मुताबिक पहली प्राकृत सिर्फ ज़बान को कहेंगे जिसका अदबी रूप पाली हो। यानी पहली प्राकृत किसको कहेंगे? जिसका अदबी रूप पाली हो। पाली को कदीम मागधी भी कहा जाता है, यानी पाली का दूसरा नाम क्या है? कदीम मागधी भी है। पहली प्राकृत को इब्तिदाई प्राकृत भी कहते हैं, यानी जो पहली प्राकृत है उसको दूसरा नाम क्या है? इब्तिदाई प्राकृत। पहले प्राकृत में पाली और अशोक के कुतुबों की ज़बानों में शुमार किया जाता है। ये दोनों प्राकृत की अव्वलीन शक्लें हैं। पाली बुनियादी तौर पर मगध की ज़बान थी। कहाँ की ज़बान थी? मगध की ज़बान थी, जहाँ बाद के दौर में मागधी प्राकृत का इर्तिका अमल में आया था। वुस्ता हिंद आर्याई का दूसरा दौर अदबी प्राकृतों दूसरी प्राकृत का दौर कहलाता है। हिंद आर्याई लसानियत के माहिरीन ने अदबी प्राकृतों यानी दूसरी प्राकृतों की हस्बे ज़िल 5 किस्में बयान की हैं। पहली किस्म कौन सी है? महाराष्ट्री है, जुनूब तक है। दूसरी है शोरशिनी, मथुरा तक है। तीसरी है मगधी, मशरक़ी हिंदुस्तान तक है। चौथी है अर्धमगधी, मशरक़ी यूपी तक है। 5वीं है पशाजी, कश्मीर और पंजाब तक। पहली है महाराष्ट्री, ये जुनूब की प्राकृत है। मराठी इसी से निकली है। कहाँ से? महाराष्ट्री से, यानी जुनूब से। इसको शायरी की ज़बान कहा जाता है। किसको? मराठी को। मराठी को शायरी की ज़बान कहा जाता है। शोरशेनी, इसका मरकज़ शोरशेन यानी मथुरा का इलाका था। संस्कृत की गहरी छाप नज़र आती है। मगधी, ये पूरे मशरक़ी हिंदुस्तान की बोली थी। इसका मरकज़ मगध यानी जुनूबी बिहार था। और चौथी है अर्धमगधी, इसके लफ्ज़ी मायने आधी मगधी के हैं। इसका मकाम अवध और मशरक़ी उत्तर प्रदेश था। ये तमाम प्राकृतों में सबसे कदीम है। कौन सी?
अर्धमगधी। पाँचवीं है पशाजी। ये कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत को फ़रोग हुआ। कहाँ की थी? कश्मीर और पंजाब की। तीसरा दौर 500 से 1000 पर मुहित है, यानी ये दौर अपभ्रंश का दौर कहलाता है। कौन सा दौर? तीसरा दौर। अपभ्रंश किसे कहते हैं? मसूद हुसैन खान के मुताबिक जब प्राकृतों ने अदबी शक्ल इख्तियार करना शुरू की तो वो अवाम की डगर से परे जाकर पड़ी और अवाम की ज़बान का धारा आगे बढ़ता रहा। इसी बोलचाल की ज़बानों को उस अहद के क़वायद नवीसी ने अपभ्रंश कहा है। यानी प्राकृतों के अदबी शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद अवाम की बोलचाल की ज़बानों को क़वायद नवीसियों ने अपभ्रंश कहा है। अपभ्रंश के मायने क्या हैं? अपभ्रंश के मायने होते हैं बिगड़ी हुई ज़बान के, यानी बिगड़ी ज़बान के हैं। सुदेश्वर वर्मा अपभ्रंशों को प्राकृतों का माबाद इर्तिक़ा कहते हैं। पतंजलि ने अपनी महाभाष्य में संस्कृत अल्फाज की बिगड़ी हुई शक्लों को अपभ्रंश का इस्तेमाल किया है। प्राकृत के बड़े आलिम मार्कंडेय ने अपभ्रंश की 3 किस्में बताई हैं। किसने? मार्कंडेय ने। ये बहुत बड़े आलिम हैं प्राकृत के। इन्होंने अपभ्रंश की 3 किस्में बताई हैं। पहली देखते हैं। पहली क्या है? नागर अपभ्रंश, जो गुजरात और राजस्थान की कदीम बोलियों की अदबी शक्ल थी, उस पर शोरसिनी का बड़ा असर था। इस अपभ्रंश को फौकियत इसलिए हासिल थी कि इल्मी तबका में मकबूल थी। नागरी अपभ्रंश में बकसरत, इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा कसरत के साथ तसानीफ मिलती हैं। किसमें? नागर अपभ्रंश में, यानी पहली अपभ्रंश में। इसकी रियायत से हिंदी रस्म अल्फाज का नाम नागरी पड़ा है, जो गुजरात के नागर ब्राह्मणों से माखूज है, यानी निकला है। दूसरा है प्राचट अपभ्रंश, जो सिंधी में राइज थी, मौजूदा सिंधी इसी से निकली है। तीसरा है अपना ग्रॉप अपभ्रंश, जो नागर और प्राचट के मेल से बनी है, इन दोनों के, पहले के और दूसरों के मेल से बनी है। इसका रिवाज मगरबी राजपूताना और जुनूबी पंजाब के इलाकों में था। उस अहद में शोरशिनी अपभ्रंश की शुमाली हिंदी लैंगो अफ्रीका की हैसियत रखती है, जो ज़बान गुजरात और मगरबी पंजाब से लेकर बंगाल तक राइज थी। रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे अपभ्रंश भी एक अदबी ज़बान बन गई, जिसके नतीजे में जदीद ज़बानों का वजूद हुआ। हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। यानी जो जदीद ज़बानें हैं उनकी पैदाइश किससे हुई है? अपभ्रंश से हुई है, ना कि प्राकृत से। इनका सिलसिला मंदरजा झील 5 अपभ्रंशों से मिलाया जा सकता है, यानी नीचे दिए गए हैं 5। अपभ्रंशों में शोरशिनी अपभ्रंश मुमताज़ हैसियत रखती है, यानी सबसे ज़्यादा मुमताज़ हैसियत कौन रखती है? शोरशिनी अपभ्रंश। पहला है शोरशिनी अपभ्रंश, इलाका शोरसेन यानी मथुरा वगैरह में बोले जाने वाले अपभ्रंश। शोरशिनी अपभ्रंश में मंदरजा झील 4 बोलियाँ शामिल हैं। किसमें? शोरशिनी अपभ्रंश में कितनी बोलियाँ शामिल हैं? 4 बोलियाँ शामिल हैं। पहली क्या है? खड़ी बोली, जिसे हिंदुस्तानी भी कहते हैं। दूसरी क्या है? राजस्थानी। तीसरी क्या है? पंजाबी। चौथी क्या है? गुजराती। और पहाड़ी बोलियाँ। खड़ी बोलियाँ हिंदुस्तानी, जो मौजूदा दौर की क्या है? उर्दू और हिंदी है, और पंजाबी मशरिकी। याद रहे कि गुजराती और राजस्थानी का ताल्लुक शोरशिनी की उस शक्ल से है जिसे नागर अपभ्रंश भी कहा जाता है। अब है मागधी अपभ्रंश। ये बड़े वसी इलाके में बोली थी, इसलिए मुख्तलिफ जगहों पर इसके मुख्तलिफ नाम पड़ गए। उड़ीसा में इसका नाम अतकली पड़ा, जिससे मौजूदा ज़बान उड़िया ने जन्म लिया। बिहार की तमाम बोलियां मागधी और अपभ्रंश से ही निकली हैं, यानी बिहार की जितनी भी बोलियां हैं वो कहाँ से निकली हैं? मागधी अपभ्रंश से ही निकली हैं। बिहार की बोली का नाम मगही है, जो मागधी लफ्ज़ से बिगड़ी हुई शक्ल है। तीसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश, बिहार से इलाहाबाद तक का इलाका है। इसमें पूरबी या मशरिकी हिंदी की तमाम बोलियां आती हैं, यानी अवधी, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी। महाराष्ट्री देखते हैं। चौथा है महाराष्ट्री। इसका खास मरकज़ मौजूदा बदार था। संस्कृत में इसी सूबे को महाराष्ट्र के नाम से पुकारा गया है। पांचवा है प्राचट और कैकई अपभ्रंश। प्राचट से सिंधी और कैकई से लिंदा, यानी प्राचट से कौन सी लैंग्वेज निकली है? तो सिंधी निकली है। और कैकई से कौन सी निकली है? कैकई से लिहिंदा निकली है। सिंधी और लिहिंदा में मुमासलत पाई जाती है। जदीद ज़बानों का ताल्लुक अपभ्रंश और प्राकृत के वसीले से संस्कृत से जा मिलता है।
मौजूदा हिंदुस्तानी ज़बान और शोरशीनी अपभ्रंश की दरमियानी मंजिल को बाज़ औक़ात ओहट भी कहा गया है। विद्यापति की शायरी ओहट में ही है। ओहट में जब प्राकृतिक रिवायत को मलूज़ रखा जाता है तो उसे पंगल कहते हैं। राजपूताना के भाट शायर अपनी दंगल कदीम राजस्थानी के साथ साथ इसमें शायरी करते थे। अब हम देखते हैं तीसरा दौर है जदीद हिंद आर्याई। जदीद हिंद आर्याई का ज़माना 1000 से ताहाल तक है, यानी 1000 ईस्वी से कब तक है, ताहाल तक, यानी आज तक है। हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की गिरोहबंदी हस्बे झील तरीक़े पे करते हैं। देखते हैं शुमाली मगरिबी पंजाब की ज़बानें कौन कौन सी हैं। मगरिबी पंजाब की ज़बानें तो पहली है लिहिंदा, दूसरी है सिंधी। लिहिंदा ये मगरिबी पंजाब की ज़बान है। लिहिंदा पर पसाजी ज़बानों का असर बहुत ज़्यादा पड़ा है। लिहिंदा मगरिबी पंजाब की चार टकी हिंद की या अच्छी के नामों से भी मशहूर है। दूसरी है सिंधी, ये सूबाए सिंध की बोली है। पाकिस्तान में सिंधी अरबी रस्मुल ख़त में और हिंदुस्तान में देवनागरी में लिखी जाती है। सिंधी अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सिंधी ज़बान जो है वो अरबी रस्मुल ख़त है, यानी इसका रस्मुल ख़त क्या है, अरबी है। और हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में इसका रस्मुल ख़त देवनागरी है। किस ज़बान का, सिंधी ज़बान का। सिंधी को पुराने ज़माने में प्राचुट कहा जाता था, इसलिए मौजूदा सिंधी का ताल्लुक़ प्राचुट अपभ्रंश से है। जदीद हिंद आर्याई ज़बानों में ये वाहिद ज़बान है जिस पर अरबी के बराह रास्त असर पड़े हैं। कौन सी ज़बान, सिंधी ज़बान के। अब हम देखते हैं जुनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़बान कौन सी है। पहला है जुनूबी हिंदुस्तान की पहली कौन सी है, मराठी। मराठी महाराष्ट्र की ज़बान है। इसके 3 ख़ास बोलियां हैं जिससे पूना के अतराफ़ वाली बोली अदबी मराठी की हैसियत इख्तियार कर ली है। इसका रस्मुल ख़त देवनागरी है। किसका, मराठी का। मराठी को शायरी और मौसीकी की ज़बान कहा जाता है। अदबी शरमाया के एतबार से हिंदुस्तान की मुमताज़ तरीन ज़बानों में शुमार की जाती है। हिंदुस्तान की जदीद आर्याई ज़बानों में गुजराती के अलावा मराठी एक ऐसी ज़बान है जिसमें सनअत तशनिया मिलता है। मराठी में हुर्फ़ इल्लत ज़्यादा मिलते हैं। हुर्फ़ इल्लत सबसे ज़्यादा किस ज़बानों में मिलते हैं, तो मराठी में मिलते हैं। अब हम देखते हैं मशरिक़ी हिंद की कौन सी ज़बान है, यानी मशरिक़ी हिंदुस्तान की ज़बानें कौन सी हैं। तो इसमें पहला है असमी, बंगाली, उड़िया, बिहारी। असमी असम की ज़बान है। उड़िया की तरह असमी भी बंगाली की बहन है, ना कि बेटी। अब बंगाली देखते हैं। बंगाली ये रियासत बंगाल और बांग्लादेश की ज़बान है। उड़िया देखते हैं। ये उड़ीसा के कदीम अतकल देश में बोली जाती है, इसलिए इसको अतकलिया द्रावड़ी भी कहते हैं, ओड्री भी कहते हैं। चौथा है बिहारी। ये बिहार और यूपी के कुछ अजला में बोली जाती है, यानी कुछ ज़िले में बोली जाती है। बंगाली, उड़िया और आसामी की तरह बिहारी की पैदाइश भी मागधी अपभ्रंश से हुई है। बिहारी मागधी अपभ्रंश की जानशीन है। अब हम देखते हैं बिहार की। बिहारी की 3 बोलियां काबिल ज़िक्र हैं। पहला है मैथिली, मगही, भोजपुरी। मशरिक़ी हिंदी ये अपनी खुसूसियात के लिहाज से मगरिबी हिंदी के मुमासिल है, मगर बाज़ खुसूसियात के एतबार से ये बिहारी और बंगाली के बहुत करीब है। मशरिक़ी या पूर्वी हिंदी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है मगरिबी हिंदी के पूरब में बोली जाती है। मशरिक़ी हिंदी की 3 ख़ास बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कोसली अवधी का दूसरा नाम है। किसका, अवधी का। मशरिक़ी हिंद की सबसे अहम बोली अवधी है। अवधी को हिंदी अदब में एक ख़ास मर्तबा हासिल है। अवधी के 2 मशहूर शायर मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास हैं, जो हिंदी अदब के आफताब और महताब हैं। गैरिसन ने सबसे पहले मशरिक़ी हिंद को एक अलहदा ज़बान की हैसियत दी है। इससे कल इसे हिंदी की एक शाख समझा जाता है। अब देखते हैं मध्य देश की ज़बान कौन सी है। मध्य देश की ज़बानें ख़ास मगरिबी हिंदी। मगरिबी हिंदी मध्य देश की ज़बान को ही मगरिबी हिंदी कहते हैं, यानी कहाँ की ज़बान को, मध्य देश की ज़बान को, जो मगरिब में सरहिंद से लेकर मशरिक़ में इलाहाबाद तक और शुमाल में हिमालय के दामन से लेकर जुनूब में विंध्याचल और बुंदेलखंड तक बोली जाती है। लिसानी तहक़ीक़ की रूह से मगरिबी हिंदी बराह रास्त ताल्लुक़ शोरसेनी अपभ्रंश से है। गैरिसन के मुताबिक
गैरिसन के मुताबिक मध्य देश में बोली जाने वाली 5 आर्याई बोलियां मगरबी हिंदी की एक इस्लाह या एक नाम के तहत आई हैं। मगरबी हिंदी मध्य देश की ज़बान होने की वजह से हिंदी आर्याई की ज़बान है, नुमाइंदा ज़बान है। मगरबी हिंद की 5 बोलियां हैं, किसके मुताबिक? गैरिसन के मुताबिक। पहली है खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, दूसरी हरियाणवी, जाटू या बांगड़ू के नाम से भी जाना जाता है हरियाणवी या बांगड़ू को। तीसरी है ब्रिजभाषा, चौथी है कन्नौजी, पांचवी है बुंदेली। मगरबी हिंद की 5 बोलियों को 2 गिरोह में तकसीम किया जा सकता है। अलिफ को तरजीह देने वाली बोलियां ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। आ की शक्ल रखने वाली बोलियां हरियाणवी, जाटू या बांगड़ू या खड़ी बोली जिसमें आ की शक्ल होती है। माहिर लिसानियात ने ब्रिजभाषा को शोरसेनी अपभ्रंश की जानशीन कहा है। माहिर लिसानियात हैं, उन्होंने ब्रिजभाषा को, जो ब्रिजभाषा मगरबी हिंद की ज़बान है, उसको शोरसेनी अपभ्रंश की जानशीन कहा है, क्योंकि ब्रिजभाषा का मगरबी हिंद की दूसरी बोलियों के मुकाबले में शोरसेनी अपभ्रंश और शोरसेनी प्राकृत की मजमूई खुसूसियात की हामिल रही है। अब यहाँ कुछ किताबों के नाम हैं। हिंदुस्तानी लसानियात किसकी किताब है? मोहिउद्दीन कादरी ज़ौड़, 1932। पंजाब में उर्दू, हाफिज़ महमूद शिरानी। मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, मसऊद हुसैन खान, 1948।